गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब बढ़िया सर। चलो बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर 3 का पार्ट 3 देखेंगे, ठीक है ना। अभी मैं पार्ट 2 में जो इसके जस्ट पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो क्या था? सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग अजम्पशंस के 3 पार्ट थे। एक उसमें था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक उसमें था एक्रूअल अजम्पशंस और एक उसमें था कंसिस्टेंसी। यानी ये 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। यानी 3 ये और एक ये 4। आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा बच्चों, वो होगा मेरा मनी मेजर कॉन्सेप्ट पे, वो होगा मेरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, वो मेरा होगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे, वो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे और पीरियोडिक मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद अगले जो है क्लास में हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कितने पे? 5 चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, चलिए स्टार्ट करिए। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग का आज 5वां पॉइंट जो कि है मेरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हम लोग आज बच्चों इस पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक पिक्चर बनाएंगे। ये कौन है सर? ये है बिजनेस। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके अच्छी तरीके से कि हम लोग हर उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग इन द टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करें। याद है ना आप लोगों को? हाँ सर, याद है। और ये भी मैंने दिखाया था आप लोग को, अगर हम लोग यूनिट्स अलग अलग हो तो क्या हम लोग अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को? किसी का मीटर में था, कोई किलो में था, कोई नंबर ऑफ रूम में था, कोई नंबर ऑफ पर्सन में था, तो क्या उसमें हम लोग रिकॉर्ड कर सकते? तो कहा गया कि नहीं, ठीक है ना। तो पहली बात बच्चों, यानी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा वो सब के सब किस में होंगे? रुपीज में होंगे। किस में होंगे? रुपीज में होंगे। हैं सर, 2000 का नोट, 1000 का नोट जो है बंद हो चुका। हाँ बच्चों, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, यानी ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, यानी जितने भी वो लेन देन करेगा, जितने भी ट्रांजैक्शन करेगा, उनको वो मेजर करेगा किसमें? इन द टर्म्स ऑफ मनी में, ठीक है ना। हर एक ट्रांजैक्शन को वो मनी में रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, अगर कोई ट्रांजैक्शन वो नहीं मेजर कर पा रहा है इन द टर्म्स ऑफ मनी में, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सर नहीं समझ में आ रहा, आप ये क्या बोल रहे हैं? हम बता चुके थे, फिर भी बता रहे हैं बच्चों। याद करिए, मान लीजिए दो कंपनी है, ये एक्स लिमिटेड है और कोई कंपनी है वाई लिमिटेड, ठीक है ना। अच्छा, हम कंपनी की बात करें, बिजनेस की बात करें, कोई भी एंटिटी की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें या बिजनेस की बात करें, ये सभी जगह अप्लाई होता है। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं कंपनी की बात कर रहा हूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं हो रही है या पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं हो रही है, नालायकों, ये सबकी बात हो रही है। हाँ, तो दो कंपनियां हैं, ठीक है ना। दोनों ने 10-10 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए, बिजनेस में लगाए। अच्छा सर, ठीक है ना। इसके पास अच्छे इंप्लॉय नहीं है, इंप्लॉय इसके पास नकली हैं, और इसके पास वेल एजुकेटेड और ट्रेंड इंप्लॉय हैं, ठीक है ना। दोनों ने 10 करोड़ लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, सेम 10 इंप्लॉय यहां पर भी, 10 इंप्लॉय यहां पर भी, 100 इंप्लॉय या तो यहां पर भी या तो 100 इंप्लॉय यहां पर भी, जो भी आपको दिल करे एज्यूम कर लीजिए। इसका जो है, इस वाले बंदे का, इस कंपनी का जो है काफी अच्छा खासा टर्नओवर है, जबकि इसका टर्नओवर सही नहीं है। सॉरी, इस वाले का जो है अच्छा खासा टर्नओवर नहीं है, जबकि इस वाले का अच्छा खासा टर्नओवर है, बल्कि उतने ही बंदे काम कर रहे हैं जितना यहां पर है। दोनों जगह सेम उतने ही बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ट्रेंड है और यहां पर इंप्लॉय जो है ट्रेंड नहीं है। तो बताइए बच्चों, सही सही बताइएगा, हम लोग क्या उनकी क्वालिटी को, उनकी वैल्यू को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं? जो ये लोग एक्स्ट्रा वैल्यू या क्वालिटी दे रहे हैं, नहीं। तो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी उससे मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्टिव क्यों ना हो, तो प्रॉफिट बढ़ता हो या मेरा फायदा होता हो, अगर मैं उसको इन द टर्म्स ऑफ मनी में नहीं मेजर कर पाता तो हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, ये बात तो आप समझ में आ रही है कि यानी हम लोग वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी में क्या कर सकें? एक्सप्रेस कर सकें। हाँ, अब आइए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। क्या था पहली बात? कहा गया कि ये रिकॉर्ड क्या करें, हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। पहली बात, हम लोग कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? सर हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना। और अभी थोड़ी देर बाद मैंने बताया कि अगर ट्रांजैक्शन को हम लोग इन द टर्म्स ऑफ मनी में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कितना भी वो यूजफुल हो बिजनेस के लिए, ठीक है ना। तो कहा गया एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, ट्रांजैक्शन कहिए या इवेंट्स कहिए, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी expressed
expressed in money do not find place, यानी वो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बात समझ रहे हैं बच्चों, क्या है ये? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कितना भी वो इंपॉर्टेंस क्यों ना हो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी जगह नहीं पाएगा, ठीक है ना। इफ, यहां से देखिए अगला पॉइंट लिख दें, इफ द ट्रांजेक्शन may be very useful for the business, very useful for the business, ठीक है ना। भले ही यदि द ट्रांजेक्शन मनी या ट्रांजेक्शन में बी वेरी यूजफुल इन द बिजनेस, ठीक है, भले ही कितना भी वो ट्रांजेक्शन यूजफुल क्यों ना हो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हम लोग उसको इन द टर्म्स ऑफ मनी में नहीं मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसी का एक पार्ट है, इसको मैंने जोड़ के बना दिया, अलग अलग पार्ट कर दिया, पॉइंट कर दिया, ठीक है ना, इसी को मैंने जोड़ के बनाया है। अच्छा सर, और उसके बाद आप कुछ बता दीजिए इसके बारे में। तो मैंने कहा कि बच्चों क्यों ना हम लोग और कुछ इसके बारे में जाने। हाँ सर, इसके बारे में जान जाइए। तो मनी मेजर कॉन्सेप्ट के, मनी मेजर कॉन्सेप्ट आपका है, हाँ सर, मनी मेजर कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है ना। तो इसके कुछ ऐसे हम इधर लिख देते हैं, क्या इसके कुछ लिमिटेशन भी होंगे और इसकी कुछ नीड्स भी होगी। नीड्स क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग को जरूरत पड़ती है किसकी? कॉमन यूनिट्स की। तो हम लोग को क्या मिल जाता है? कॉमन यूनिट्स मिल जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन को हम लोग अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में हम लोग जज कर लेते हैं फाइनेंशियल पोजीशन एंटरप्राइजेस, जजिंग द क्या स्थिति है इस समय हमारे बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन, जजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कोई भी इंटरप्राइज, ठीक है ना। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों? ये इग्नोर करता है, बहुत बड़ी इसकी जो है डिमेरिट्स है। इग्नोर करता है किसको? इग्नोर करता है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ये क्या करता है सर? उसको ये इग्नोर करता है। वेरी गुड बच्चों। और क्या करता है बच्चों? साथ साथ में इग्नोर करता है क्या? प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस को। मतलब एक तो क्वालिटी एक्सपेक्ट को तो इग्नोर कर ही रहा था। याद करिए यहां पर जो बंदे काम कर रहे थे, याद है ना, यहां पर जो काम कर रहे थे, तो इनकी क्वालिटी को क्या कर रहा था? ये इग्नोर कर ही रहा था, ठीक है। और दूसरा, प्राइस लेवल चेंजेस को भी ये क्या करेगा? इग्नोर करेगा। मे बी आज की जो प्राइस है 1000 रुपये, 10,000 रुपये, यानी हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, कभी बढ़ता है, कभी प्राइस, कभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, तो उसका भी ये ध्यान नहीं देता। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है घटती है, उसका भी ये ध्यान नहीं देता, उसको भी क्या करता है? ये इग्नोर करता है। तो बच्चों ये उसकी लिमिटेशंस थी और इसकी कुछ नीड्स थी। क्यों हम लोग करते हैं मनी मेजर कॉन्सेप्ट? तो हमने पहले बता दिया था कि कॉमन यूनिट्स होती है और हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने में बिल्कुल ईजी होता है, ताकि अगर अलग अलग यूनिट्स रहती तो कैसे हम जज कर पाते कि उस बिजनेस का पोजीशन क्या है, उसके पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। तो बच्चों ये था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब लोग बात करेंगे किसकी? कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। किसकी? कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है बच्चों? आइए देखते हैं। एक बिजनेस है, हाँ सर बिजनेस है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये कोई फर्नीचर खरीदता है अपने लिए, या कोई बिल्डिंग बनवाने में इसका खर्च होता है, ठीक है ना, या बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, कुछ भी वो खरीदता है, या कोई लैंड एक लेता है, ठीक है, कुछ भी अगर खरीदता है, तो कहा गया कि ये बिजनेस जो है इसको रिकॉर्ड करेगा किस पे? जिस पे इसने परचेस किया था, ठीक है ना। यानी कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस पे इसने परचेस किया था उसी पे ये जो है रिकॉर्ड करेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है ना बच्चों। यानी मान लीजिए ये 10,000 रुपये का था, ये 2 लाख रुपए का था, ये 5 लाख रुपए का था, तो बच्चों हम लोग इसी पे रिकॉर्ड करेंगे, उसी प्राइस पे, सेम प्राइस पे। अच्छा, भले ही इसकी प्राइस
5 साल या 10 साल के बाद इसकी प्राइस जो है ज़्यादा हो जाए, 10,000 का 10 लाख हो जाए, 2 लाख का 20 लाख हो जाए, 5 लाख का 50 लाख हो जाए, लेकिन हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते जाएंगे? इसी कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। याद करिए हम लोगों ने पिछले वाले में जब हम लोग पढ़ लगे थे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो उसमें बताया था मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ सर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमने बताया था इसको, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। आओ तो बच्चों इतना था इसमें आइए देखिए कुछ बातें हम लोग लिखते हैं। तो पहली बात तो यही नजर आ रही है कि भैया ये बिल्कुल क्या है, ये क्लोजली जो है रिलेटेड है किससे? तो कहा गया क्लोजली रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। किससे रिलेटेड है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्या है, ये क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर क्या होता है बच्चों कि हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? तो कहा गया द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट द प्राइस पेड टू परचेज इट। यानी जिस प्राइस पे हम लोग उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस पे हम लोगों ने पेड किया है। यानी जब परचेज करते वक्त उस एसेट्स को मैंने जो पेड किया उसी प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बात, अगली बात हम लोग देख लेते हैं इसमें। बच्चों इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग जो परचेज जिस पे किया, मैंने मान लो मैंने 10 लाख का परचेज किया तो हर साल ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख रुपए का ही ये शो होगा, ठीक है ना। यानी पहली बार मान ली 10,000 का मैंने परचेज किया तो अगली बार कितना हो जाएगा? 1,000 इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 9,000 का हो जाएगा, फिर एक साल फिर और लग जाएगा डेप्रिसिएशन, फिर 1,000 कम हो जाएगा, 8,000 का हो जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मतलब हर साल इसकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है, ठीक है ना। तो कहा गया कि दैट एसेट्स, जो भी एसेट्स हम लोग लेंगे रिकॉर्डेड एट cost at the time of its purchase, but it may be systematically be reduced in its value by charging depreciation, ठीक है ना। by charging depreciation। हाँ सर, ये बातें सुनिए। तो मैंने क्या कहा कि भैया ये बिल्कुल क्लोज रिलेटेड है किससे? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से। दूसरी बात बताया मैंने, हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जो मैंने प्राइस पेड किया है उसी पे हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे जो हम इसे परचेस कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग उसको परचेस कर रहे थे तो उसी प्राइस पे हम लोग रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन ये सिस्टमेटिकली क्या होता रहता है? रिड्यूस होता रहता है। कैसे? हम लोग जब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, और कुछ बातें, चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। हाँ सर, कुछ कर लीजिए तो मजा आ जाए। तो मैंने कहा चलिए बच्चों, तो बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के कुछ हम लोग नीड्स देख लेते हैं, एक एक वर्ड्स में समझ जाते हैं, और हम लोग कुछ इसकी लिमिटेशन भी देख लें। हाँ सर, ठीक है ना। अगर हम नीड्स की बात करें तो बच्चों ये क्या करता है? विंडो ड्रेसिंग को क्या करता है? रिमूव करता है। विंडो ड्रेसिंग कहते हैं किसको पता है? बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। यानी हम 1,000 का खरीदें उसको 50,000 का दिखा दिए। विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंट्स आर रिमूव, ठीक है ना। यानी विंडो ड्रेसिंग को ये क्या करता है? रिमूव करता है। अच्छा सर, ये भी बात है। हाँ, और फिर क्या करता है सर? दूसरी बात क्या करता है बच्चों? नॉट इवन पॉसिबल टू वर्क आउट मार्केट वैल्यूज फॉर सर्टेन एसेट्स। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं बच्चों, उसको क्या करता है? वो अवॉइड करता है बिल्कुल उसको। जैसे मान लीजिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसका मार्केट में हर दिन वैल्यू बढ़ता घटता रहता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, आज कुछ है कल कुछ है, ठीक है ना। कंप्यूटर की वैल्यू आज कुछ है कल कुछ है, अब हमेशा चेंज होता रहता है। तो उसको ये क्या करता है? इग्नोर करता है। जिस पे मैंने परचेस कर लिया बस वही है, बात खत्म, ठीक है ना। मार्केट में उसका बढ़ रहा हो घट रहा हो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये भी इसकी क्या है? एक मेरिट सी है। हाँ बच्चों, ठीक है ना। सर ये बात तो समझ में आ गई। तो इसको क्या नहीं जरूरत है बच्चों? इसको क्या नहीं जरूरत है? नो नीड्स
no need at all, no needs at all to use current value of the assets, to use current value of the assets। यानी कोई इसको जरूरत नहीं है कि हमको जो करंट में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमको पता रहे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आई। आइए अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं बच्चों। इसकी बहुत बड़ी एक लिमिटेशन ये है, मतलब इसकी कमियां हम कह सकते हैं कि ये जो है रिकॉर्ड नहीं करता। किसको नहीं रिकॉर्ड करता? नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स इफ इट्स नॉट परचेज। अगर हम लोग उसको परचेज नहीं करते हैं तो कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। बात समझिए, कभी कभी गुडविल को भी परचेज किया जाता है ना। मैं किसी की गुडविल को यूज कर रहा हूं तो उसके बदले हम उसको पैसा देते हैं, तो हम उसकी गुडविल का जब यूज करते हैं उसके बदले पैसा दे, जब परचेज करेंगे तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने खुद की अपनी गुडविल डेवलप की है तो मैं अगर उसको बेच नहीं पा रहा हूं तो उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। किसके अकॉर्डिंग, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। चलो बच्चों, हम बात करते हैं किसकी? डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, जैसे बच्चों ये बिजनेस है। हाँ सर बिजनेस है। अब बिजनेस जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बच्चों, हर एक ट्रांजैक्शन के इसके दो इफेक्ट होते हैं। जैसे क्या आया क्या गया, कुछ आया या गया। दूसरा, उसकी वजह क्या है, आने और जाने की वजह क्या है, जिसके बेस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मशीन परचेस की, ठीक है ना, तो क्या आया? मशीन आया, ठीक है ना। अच्छा बहुत ध्यान सुनिए, मेरा कुछ गया, क्या गया? कैश गया। तो एक चीज आया एक चीज गया, ठीक है ना। तो एक चीज आया एक चीज गया, तो कुछ आया कुछ गया, ठीक है। हाँ सर बात समझ में आ रही। मेरा कैश गया, कैश गया, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, किस वजह से? बिल्डिंग की वजह से, ठीक है ना। तो हर एक अकाउंटिंग की दो एस्पेक्ट होते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर समझा देता हूं। जैसे मैंने फर्नीचर परचेस किया बच्चों, तो फर्नीचर परचेस किया तो दो चीजें यहां पर हुई, दो घटना घटी। पहला, कैश का जाना, कैश का जाना। अच्छा, दूसरा फर्नीचर का आना, दूसरा फर्नीचर का आना। अब देखिए, ठीक है, एक जा रहा है और एक आ रहा है, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह हर एक ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होंगे? सर दो एस्पेक्ट होंगे। वेरी गुड। तो कहा गया बच्चों, अब इसके बारे में और तो कुछ जानना था है नहीं, बस इतना ही हम लोग बात करेंगे। तो कहा गया दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सही बात है, इसी पे हम लोग पूरा सारी की सारी एंट्रियां पास करेंगे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना जर्नल, ठीक है ना। तो कहा गया कि इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ड्यू टू, यानी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस transaction has a dual effect, मैंने बता दिया आपको। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने इफेक्ट होंगे? दो। हर एक बिजनेस, कभी कुछ भी आप रिकॉर्ड करेंगे ना तो हमेशा दो एस्पेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करिए अपने घर में, देखिए सर मैं अपने लिए एक पैंट खरीद रहा हूँ या शर्ट खरीद रहा हूँ, तो अब यहाँ पर दो चीज हो रही है बच्चों, दो चीज हो रही है। एक तो पैसा जा रहा है, दूसरा आपके पास क्या आ रहा है? पैंट आ रहा है। तुमने किसी को रास्ते में जाते हुए किराया दिया या भाड़ा दिया, कैरिज दिया, तो कैरिज क्या हुआ? पैसा गया। वजह पूछा गया क्यों? तो कहा गया कैरिज की वजह से। समझ में आया नहीं आया? तो हर एक ट्रांजेक्शन के आपको दो इफेक्ट मिलेंगे, उसी के बेस पे ये काम करता है, ठीक है ना। और हम लोग इसी के बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन, हम लोग एक चैप्टर है इसी के बेस पे हम लोग उसको करेंगे, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन इसी बेस पे होता है, ठीक है ना। इसी के बेस पे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को करने वाले हैं। हाँ सर बात समझ में आ गई, ठीक है ना बच्चों। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा कि ये क्या बताएगा उसमें, कि इक्वेशन क्या बताएगा आपको? कहा गया इक्वेशन कैन बी टेक्निकली स्टेटेड एज क्या? टू ईच डेबिट, हर एक डेबिट का क्रेडिट होगा। टू ईच डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट,
ठीक है ना। हर एक डेबिट का फिर क्या होगा, इक्विवेलेंट क्रेडिट होगा, जरूर होगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ सर। अच्छा, और क्या आप बताने वाले हैं? मैंने कहा अब क्या बताएं आपको बच्चों, इसकी लिमिटेशन क्या है और इसके फ़ायदे क्या है ना। तो बच्चों हम बात करेंगे अगर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की, तो अगर हम इसकी बात करें नीड्स की, तो भैया नीड्स इसकी सबसे ज़रूरत इसी वजह से पड़ती है कि हर एक ट्रांजेक्शन को टू फोल्ड इफेक्ट होता है। टू फोल्ड इफेक्ट मतलब हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं टू फोल्ड में, यानी एक डेबिट होता है तो और एक क्रेडिट होता है। अच्छा, इसकी लिमिटेशन जो बच्चों है, इसकी जो लिमिटेशन जो बहुत बुरी है वो ये है कि ये इग्नोर करता है, किसको इग्नोर करता है, क्वालिटी एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, और उसको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जैसे एक मैनेजर हमारे वहां काम करता है तो मैनेजर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे वहां लेबर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी जगह नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी जगह नहीं दी, क्योंकि हम इसको इन द टर्म्स ऑफ मनी में नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो जब मनी इन द टर्म्स ऑफ मनी में नहीं हम इसको मेजर कर पा रहे हैं, तो क्या हम लोग उसको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में लेकर के आ पाएंगे? तो कहा गया कि नहीं, ठीक है ना। तो कहा गया ऑनेस्ट and dishonest not recorded in the books of account. Dishonest not recorded, not recorded in the books of account. बस काम खत्म, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं था, इसमें क्या बात है, हर एक ट्रांजेक्शन को हम लोग दो फोल्ड में रिकॉर्ड करते हैं, हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, इसी के बेस पर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहता है कि हर एक डेबिट का एक क्रेडिट ही होता है, ठीक है ना बच्चों। इसके कुछ लिमिटेशन से, लिमिटेशन क्या था, हम लोग टू फोल्ड में इसको रिकॉर्ड करते हैं। नीड्स क्या थी, हर एक ट्रांजेक्शन को टू फोल्ड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और इसकी लिमिटेशन में हमने क्या देखा कि कोई भी ये ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता जिसको इन द टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड नहीं कर पाता, जैसे ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट हुआ, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज ऑफ रीजन क्या है, बताइए क्या रीजन है सर? क्योंकि हम लोग इसका इन द टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड नहीं, हालांकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला मेरा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। क्या है? अकाउंटिंग पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हाँ सर। अब इसमें क्या होगा, देखिए बच्चों ये बिजनेस है। हाँ सर बिजनेस है। आप बताइए कि जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कह रहा था कि लंबे समय तक बिजनेस चलता रहता है। हाँ सर, वो तो कह रहा था कि लंबे समय तक बिजनेस चलता रहता है, तो क्या जब हमारा बिजनेस एकदम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तब हम लोग जो है अकाउंटिंग का अपना प्रॉफिट एंड लॉस या बिजनेस का पोजीशन कैलकुलेट करेंगे? आप खुद बताइए। हाँ सर, ये तो बात सही है। अगर जो ऐसा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सब अकाउंटिंग करें तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस निकालते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, यानी हम लोग एकदम लास्ट में जाएंगे, पता नहीं वो हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। उस दिन हम लोग को अपने बिजनेस का पोजीशन पता चलेगा, उस दिन हमको पता चलेगा कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो बच्चों इसीलिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया, अकाउंटिंग पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। ये आकर के क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखिए आप कितना भी साल जीजिए, ठीक है ना, लेकिन अपने बिजनेस की स्टडी करते रहिए कि हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है और मेरा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक है ना। आप इसकी स्टडी करते रहिए। तो इसलिए उसने डिवाइड कर दिया हर एक को, यानी एक एक साल का जो है बना दिया, ठीक है ना, एक एक साल का जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, जो ऐसे ही चलता जाएगा, ताकि आपको पता तो चले कि हम लोगों ने इस साल में कितना पाया, कितना खोया, कितना मेरा एसेट्स बढ़ा, कितना घटा, आपको पता तो चले। इसलिए ये किस बेस पे होता है, हम लोग किस बेस पे काम करते हैं, अकाउंटिंग पीरियोडिक कॉन्सेप्ट के बेस पे। यानी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता था कि लंबे समय तक मेरा बिजनेस चलता रहेगा, बिल्कुल सही चलता रहेगा, लेकिन हमको अपने करंट ईयर का, हमको हर एक साल का मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये ना होता तो हम लोग पता नहीं कहां तो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कहा गया इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट, ठीक है ना। उसको अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों? फॉर स्टडीइंग द रिजल्ट shown by the business after each segment,
ठीक है ना। हर एक सेगमेंट के बाद हमको पता तो चल सके कि मेरा रिजल्ट क्या है, मैं अपने बिजनेस की स्टडी तो कर पा रहा हूं कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं किस जगह पे खड़ा हूं, मुझको बिजनेस रन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ सर, ये सारी बातें हमको वो बता देता है। तो समझ में आया कि नहीं। हम क्या करते हैं, इसी की वजह से हम लोग को अपने बिजनेस का पोजीशन पता चल सकता है, और क्या पता चल सकता है, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है ना। तो कहा गया कि द मेजरमेंट ऑफ इनकम, द मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड, ऐसे मत लिखिए एंड स्टडीइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस after a long period would not be helpful। बताइए, अभी मैंने वही सब बोला, would not be helpful। बताइए वो हेल्पफुल हो सकता है, हम पूरे 50 साल बाद जाकर के अपने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें। would not be helpful in taking proper corrective steps at the appropriate time। ठीक है ना, at the appropriate time। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है। बच्चों आप खुद बताइए, अगर हम लोग एप्रोप्रिएट टाइम एक ना अगर सेट करें तो क्या हमको पता चल पाएगा मेरे बिजनेस का हर साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मेरे बिजनेस का पोजीशन क्या है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कहा गया कि नहीं सर, ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, तो एब्सोल्युटली हमको क्या करना चाहिए, एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये जरूरत हम लोगों को, क्या जरूरत है, नेसेसरी, क्या जरूरत है, दैट आफ्टर ईच सेगमेंट, आफ्टर ईच सेगमेंट मतलब और टाइम इंटरवल द बिजनेसमैन मस्ट स्टॉप एंड सी बैक। तो बिजनेसमैन क्या करता है, द बिजनेसमैन मस्ट स्टॉप, वो क्या होगा, रुकेगा, स्टॉप होगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, पीछे देखेगा कि हम कहां हैं, अब अभी कहां इस समय, एंड सी बैक, और अपने पीछे देखेगा कि हम लोग कहां पर हैं, यानी जिस साल रुका यहां पर 1 साल से 31 मार्च बना लिया, फिर उसके बाद यहां पर रुक करके देखेगा हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, अच्छा, हाउ थिंग्स आर गोइंग, क्या चल रहा है। ठीक है ना, हाउ थिंग्स आर गोइंग। अच्छा ये बात है। ठीक है ना। इट्स यूजुअली ए ईयर, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना। ठीक है ना। यूजुअली होता कितना है, इट्स यूजुअली, यानी हर एक महीने पे वो निकाल सकता है अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, हर महीने पे वो अपने बिजनेस का पोजीशन जान सकता है। लेकिन यूजुअली होता कितना है जो हम लोग करते हैं, इट यूजुअली ऑफ अ ईयर। ठीक है ना। वो ईयर क्या होता है, एग्जांपल यहां पर लिख दीजिए, नीचे आप लोग लिखिएगा क्योंकि मेरे पास यहां पर जगह नहीं, यहां ऊपर लिख रहे हैं, एग्जांपल यहां पर लिख लीजिएगा। यूजुअली वो क्या होता है, हाँ सर आप लिख दीजिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बच्चों इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं इसको, फाइनेंशियल ईयर। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, किस अकाउंटिंग कौन से ले रहे हैं, किस बेस को ले रहे हैं, वो क्या किस बेस को ले रहे हैं, वो 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च को ले रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर इसको कहते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बिजनेस को हम लोग क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। और दूसरा, अगर हम 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक अगर अकाउंटिंग करते हैं तो वो कौन से कैलेंडर के हिसाब से, हम लोग कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, तो उसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर। तो बच्चों ये था आपका अकाउंटिंग पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो इसके नीड्स भी हैं, इसकी लिमिटेशंस भी हैं, वो हम लोग ऐसे ही पता चल जाता है इसकी नीड्स क्या है, क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों इसकी अगर हम नीड्स की बात करें तो इसकी नीड्स बहुत सारी हैं। तो मैं क्या इसकी जरूरत बताऊं, तो पहला तो यही आपको यहीं पर पता चल जाता है, ये बिजनेसमैन को क्या करता है, सेव करता है। ठीक है ना। ये जो है इट सेव्स बिजनेस एंटिटी, क्योंकि उसको पता तो चल जाता है बिजनेस एंटिटी को कि हम कहां हैं,
बिजनेस एंटिटी यानी फ्रॉम गोइंग इनटू लिक्विडेशन। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस जो है खत्म हो जाता, हम लोग इसी चक्कर में रहते क्या कि जब साल पूरा खत्म हो जाएगा, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। वो लिक्विडेशन खत्म हो जाता है, वो सेव करता है बिजनेस को। अगर ये पीरियोडिक बेसिस पे अगर कर रहा है तो पता तो चल जा रहा है कि हम कहां पर डूब रहे हैं, कहां पर हम सही हैं, हमको बिजनेस रन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। हाँ सर बात तो सही है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज टाइमली इंफॉर्मेशन, जो टाइमली इंफॉर्मेशन होता है बच्चों, फैसिलिटेट्स क्या करता है? फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है क्या? इन टेकिंग रिमेडियल मेजर्स, ठीक है ना। यानी उसको कोई एक्शन लेने में मदद करता है, जो मैनेजमेंट होता है उसको कोई एक्शन लेने में वो मदद कर देता है। अच्छा, साथ साथ में बच्चों याद रखिएगा कि हमको ये किस में हेल्प करता है, इसकी और नीड्स क्या है, क्योंकि जरूरत क्या पड़ती है? इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे आएगा, पूरे साल भर का हमको क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा। तो हम लोग कहाँ पे ये काम करेंगे, कैसे हम लोग करेंगे? तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा तभी ना, उसी बेस पे वो मानेगा कि हाँ आपका प्रॉफिट सही है या गलत है। हाँ सर, तो क्या हुआ? अगला कहा गया एज पर इनकम टैक्स रिक्वायर्ड ईच ईयर ऑफ प्रॉफिट। इसलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमको पता चलना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको हर साल का जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अपना निकालते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ रही है। हाँ चलिए इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। लिमिटेशन में हम क्या बताएंगे? हम कहेंगे ये क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज डिफिकल्ट, ठीक है ना। कभी कभी आइडेंटिफाई करना अकाउंटिंग ईयर हम लोग कौन सा लें, ये बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, याद है ना, एक साल हमने एडवर्टीजमेंट कराया, ह्यूज अमाउंट मैंने दिया कैटरीना कैफ को, तो आने वाले कितने सालों तक हम उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन इसका क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और क्या है इससे, एक और इसकी डिफरेंस क्या है? मिसलीडिंग रिजल्ट। कब? when different accounting methods are adopted, when different accounting methods are adopted, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे बच्चों मेथड्स हम लोग बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं मेथड, अलग अलग एसएलएम मेथड से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, डब्ल्यूडीबी मेथड से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है जब अलग अलग मेथड से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने जो मेजर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को जो हम अलग अलग तरीके से हम लोग मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को, कभी एसएलएम कभी डब्ल्यूडीबी मेथड से, तो अब इसको कंपेयर करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मिसलीड कर जाता है कभी कभी और सही नहीं हो पाता है, ठीक है ना, अकाउंटिंग पीरियड में। तो कभी कभी आप एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 10,000 आएगा, डब्ल्यूडीबी से निकाल रहे हैं तो 5,000 आ रहा है। तो कभी हम लोग ऐसा अगर करते तो क्या कर जाएगा? मिसलीडिंग कर जाएगा, नहीं कभी 5,000 कभी 10,000, अगर दोनों मेथड अडॉप्ट करते हैं, पहले ये कर रहे थे अब ये कर रहे हैं, तो यहाँ कंपेयर करने में या बहुत सारे या उसका रिजल्ट सही आने में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो इसकी क्या थे? लिमिटेशंस थे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बच्चों 9th देखते हैं। 9th मेरा क्या है? पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू कॉन्सेप्ट। बच्चों मैं इसके बारे में एक बार चर्चा कर चुका हूं, फिर से दोबारा हम लोग करने जा रहे हैं कि हम लोग कंसर्न ईयर के जो बिजनेस जो होता है, जिस साल का, जैसे मान लो ये है 2010, ठीक है ना, तो 2010 का इनकम
और उसी साल का क्या उसको चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए। अब एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, या तो कैश में हो, या तो आउटस्टैंडिंग हो, या तो प्रीपेड हो। बात समझिए मेरी, ठीक है ना। अब प्रीपेड को हम लोग, ये तो अगले साल का होता है इसलिए हम इसको लेस कर देते हैं इस साल के एक्सपेंसेस से। अब देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं। उसी तरीके से बच्चों इनकम, इनकम या तो हमको कैश में होता है, या तो अक्रूड होता है, या तो क्या होता है, अनअक्रूड होता है, ठीक है ना। अक्रूड होता है या तो अनअक्रूड होता है। तो कहा गया कि कॉस्ट एंड रिवेन्यू कॉन्सेप्ट ये हमसे कहता है कि जिस साल का इनकम उसी साल रिकॉर्ड करना एक लाइन में, और जिस साल का एक्सपेंसेस उसी साल हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। उस साल का क्यों हम ऐसा करें, ताकि हमको उस साल का करंट ईयर का हमको प्रॉफिट पता चल जाए। वो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट एंड रिवेन्यू कॉन्सेप्ट इसलिए बोलता है। तो बताइए इनकम कैसे कैश में होता है। जैसे मान लीजिए इस साल मैंने कमाया, उसी साल मुझको मिल गया, इस साल मैंने कमाया मिल गया, वो कैश इनकम हो गया। अक्रूवल इनकम क्या होता है, यानी इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट। बच्चे इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बट नॉट रिसीव्ड, अभी यहां के लिए बस आप समझ जाइए क्या है। मैंने कैश इनकम क्या है, तुरंत हमने रिसीव कर लिया, ये इनकम है ये। और इन अक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है, अक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि कमाया लेकिन मिला नहीं, लेकिन इनकम तो इसी साल का है। मैंने बताया था इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कमाया जा चुका है, बस काम खत्म। जो अर्न किया जा चुका है वो इनकम है, चाहे मिले चाहे ना मिले। तो बच्चों मैंने कमा लिया, इस साल का इनकम है, लेकिन मुझको मिला नहीं, तब भी इसी साल का इनकम ट्रीट किया जाएगा ये। लेकिन अन अक्रूड इनकम किसको कहते हैं, या प्रीपेड इनकम किसको कहते हैं बच्चों, अन अक्रूड इनकम उसको कहते हैं इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड बिफोर, नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड बिफोर। मतलब कमाया तो नहीं हमने, लेकिन मिल पहले गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो हम लोग कौन से इनकम को लेंगे, हम लोग इस वाले इनकम को लेंगे, इस वाले इनकम को लेंगे। और ये मुझको भले ही मिल गया हो, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि वो इस साल का इनकम नहीं है बच्चों। और इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुए हैं, या तो कैश में हुआ होगा एक्सपेंसेस, यानी फौरन हमने क्या कर दिया होगा, तुरंत हमने पेमेंट कर दिया होगा, या हम लोग इस साल का एक्सपेंसेस है लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाद में देंगे। व्हाट इज एक्सपेंसेस, तो मैंने बताया था बच्चों जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है। खैर अभी मैंने आप लोग को नहीं शायद बताया है, हम लोग जब आगे चलेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमने रिसीव कर लिया, बस, ठीक है। तो बेनिफिट रिसीव करने का मतलब मेरे पास जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए आप घर में रहते हैं, कोई रूम लिए हैं, तो रूम का आप रेंट कब देते हैं, आप जब वहां पर पूरा रह लिए तब। तो 1 महीना आप रहने के बाद रूम का रेंट देते हैं, यानी आपने उसका बेनिफिट उठा लिया, उस रूम का बेनिफिट उठा लिया, ठीक है ना। अब वो एक्सपेंसेस है। अब आप सामने वाले मकान मालिक को आप तुरंत पैसा दे देंगे तो कैश में हो जाएगा। आप उसको बाद में देने की बात कर रहे हैं तो खर्चा तो हो गया ना आपका, भले आप बाद में देने की बात कर रहे हैं, उस साल का वो एक्सपेंडिचर है ना। हाँ सर उस साल का एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, उसी साल के खर्चे को। यानी यहां पर क्या होता है, एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गया लेकिन पेड नहीं किया, बट नॉट पेड। बात समझिए मेरी। तो ये भी उस साल का एक्सपेंसेस है, ये भी उस साल का एक्सपेंसेस, बस ये हम लोगों ने बाद में देने का बात कर दिया। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, आप रूम में घुसे और आपने कहा कि हम एडवांस में आप पेमेंट तुरंत कर दे रहे हैं, तो अब ये एडवांस जो आपने पे कर दिया, अगले साल के लिए जो आपने रेंट पेड कर दिया, वो क्या हो गया, एडवांस रेंट हो गया। और एडवांस रेंट को हम लोग कभी भी एक्सपेंसेस इस साल का नहीं है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इसको नहीं ले जाएंगे। यानी मेरे इस साल का ये एक्सपेंसेस नहीं है, अगले साल का, अगले साल में उसको देखेंगे। तो कहने का मतलब इस साल का एक्सपेंसेस और इस साल का इनकम इसी साल हमको रिकॉर्ड करना, ताकि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी तरीके से जो है कैलकुलेट कर पाए। समझ में आया बच्चों? हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं बच्चों। अब मैं जो आपको लिखवाता हूँ ये पोथा, इसके पीछे रीजन है ताकि आप जब दोबारा रिवाइज करें तो आप उसको कम से कम देख लें कि हम लोग क्या पढ़े थे और क्या सर समझाए थे। बस इसलिए मैं पोथा लिखवाता हूँ, वरना आप इसी से आप समझ सकते हैं हम कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। कहा गया ये किसके बेस पे है, दिस इज बेस्ड ऑन, खुद बताइए, जल्दी बताइए, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, याद है ना, अकाउंटिंग ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सही बात है। अगर हम लोग 1 साल का चाहिए ना, तो अगर ये 1 साल वाला ना होता तो हम कैसे कैलकुलेट कर पाते, ऊपर जो हम लोग ने पढ़ा है ये वाला। हाँ सर बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये किसके बेस पे है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बेस पे है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यों ऐसा होता है, असर्टेन, क्या करने के लिए, टू असर्टेन द प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड,
ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है ना। उस साल के इनकम को जानने के लिए हम लोग को ये करना पड़ता है, ठीक ना। तो कहा गया बच्चों, और फिर आगे मैंने जो भी बताया है, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरत है, ठीक है ना। इट इज़ नेसेसरी, क्या नेसेसरी है सर? तो मैंने कहा बच्चों ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो कहा आप लोगों ने सर क्या? इट इज़ नेसेसरी, हमने बता दिया है नालायकों, दैट, हाँ सर आपने बता दिया था, इट इज़ नेसेसरी दैट रिवेन्यू ऑफ द पीरियड, रिवेन्यू ऑफ द पीरियड, ये इनकम की बात हो रही है ना, रिवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी मैच्ड, किसके साथ होना चाहिए? मैच किसके साथ होना चाहिए? शुड बी मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ द पीरियड, विद द एक्सपेंसेस, कॉस्ट कहें ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड, यानी सेम पीरियड का कॉस्ट रिवेन्यू भी हो और सेम पीरियड का क्या हो, एक्सपेंसेस भी हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका क्या था, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको ताकि पता चल सके कि उस साल का एक्सपेंसेस और उस साल का इनकम क्या, और मैंने यहाँ पर जो समझाया वो भी आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना, कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि इनकम कैश में हो सकता है, एक्रूअल हो सकता है, या वो भी एक पॉइंट आप बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक। हाँ सर समझ में आ रही है। चलिए आइए देखते हैं इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो बच्चों इसकी नीड्स हम लोग देख लेते हैं। इसकी नीड्स ऐसे ही क्या है का, या ये हेल्पफुल है, क्या है, हेल्पफुल है किसमें, हेल्पफुल इन मेजरिंग द इनकम समझ रहे हैं ना, प्रॉफिट को ही कहते हैं, प्रॉफिट फॉर द गिवन पीरियड, by relating expenses to the associate revenues, ठीक है ना। हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, उस साल के इनकम को हम लोग किससे, एक्सपेंसेस से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो मेरा आता है अपने आप पता चल जाता है, यानी उस साल का इनकम होता है और हम उसी को रिलेट करते हैं उसी साल के रिवेन्यू से। समझिए मेरी बात को। इनकम कैसे निकलता है बच्चों, एक रिवेन्यू में से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, इनकम कैसे निकलता है बताइए। इनकम का क्या फार्मूला था? हाँ सर इनकम का फार्मूला था कि जब रिवेन्यू में से, इनकम मतलब वही प्रॉफिट, कि जब रिवेन्यू में से हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, एक्सपेंसेस को, तो क्या निकल करके आता है, इनकम। तो ये रिवेन्यू भी करंट ईयर का, एक्सपेंसेस भी करंट ईयर का होगा। अब करंट ईयर में दो हो सकती हैं, या तो कैश हो या तो ये क्या हो, अक्रूड हो। प्रीपेड यहाँ पर नहीं आता, अगर होगा तो हम उसको माइनस कर देते हैं, ये दोनों जोड़ देते हैं और प्रीपेड को माइनस कर देते हैं। और करंट ईयर का भी जो या तो कैश में एक्सपेंसेस होगा या तो आउटस्टैंडिंग होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब इन एक्सपेंसेस हो चुका है लेकिन पेड नहीं किया, ये दोनों तो हम प्लस कर देते हैं, लेकिन माइनस क्या कर देते हैं इसमें, हो सकता है कि हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है पहले पेमेंट कर देते हैं हम लोग, अगले साल का खर्चा इस साल कर देते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर होता है अनअक्रूड इनकम, कि हम लोग इनकम नहीं कमाए लेकिन पहले मिल गया, ठीक है ना, इसलिए हम लोग वो अगले साल का इनकम होता है इसलिए इनकम में से माइनस कर देते हैं। उसी तरीके से प्रीपेड अगले साल का प्रीपेड होता है इसलिए हम इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो हम लोग करंट ईयर का बस लेते हैं रिवेन्यू और करंट ईयर का एक्सपेंसेस, तो हमको हेल्प करता है ये इसमें। अच्छा। और क्या कर रहा है ये मैचिंग प्रिंसिपल, हमको क्या फैसिलिटी करता है, टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर के अमाउंट प्रॉफिट को हमको असर्टेन करने में ये हेल्प करता है। हाँ सर वेरी गुड। अब बात करते हैं किसकी, लिमिटेशन की। चलिए बच्चों लिमिटेशन देखिए बच्चों, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसी में से आप लिमिटेशन और ये नीड्स रटने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं, समझ के आप खुद लिख सकते हैं ओन लैंग्वेज में, ठीक है ना। हम जो पढ़ाते हैं तो रटने के लिए नहीं पढ़ाते, समझिए आप उस चीज़ को, ठीक है ना। रटने वाले लोग नालायक होते हैं। अच्छा हाँ सर। तो बच्चों अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इसका जो पहला लिमिटेशन है तो कहा गया कि दिस प्रिंसिपल फेल्स to take inflationary
इन्फ्लेशनरी क्या प्रेशर इनटू कंसिडरेशन। मतलब क्या है सर इसका? जैसे मान लीजिए मैंने एक मशीन परचेज की, ठीक है ना, उसकी मशीन की कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए, और हम लोग जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हर साल, इस पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है बच्चों, मतलब उसकी वैल्यू को हम लोग कम कर दे रहे हैं हर साल जो है 10,000 रुपए हर साल, और हमको इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हर साल 10,000 हम लोग कम करते जा रहे हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में आज मशीन की उस 1,00,000 वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू खुद 30,000 रह चुकी है। मतलब आज के डेट में उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई या है ही नहीं, या तो इसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया होगा या तो बहुत कम हो गया होगा। तो ये इसको क्या करता है? इग्नोर करता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ये क्या करता है? इग्नोर करता है, ये फेल है इसमें, ठीक है ना। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अच्छा सर, ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम, ऐसे लिख दे, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्या हो जाता है बच्चों? कौन से डिफिकल्टीज आती है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्या? टू एस्टिमेट द एक्चुअल बेनिफिट, टू एस्टिमेट द एक्चुअल बेनिफिट रिसीव्ड। क्या मैंने एक्चुअल रिसीव किया? कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाती है कि हम लोगों ने जो एक्चुअल बेनिफिट रिसीव किया है वो, या एंड द बेनिफिट लाइकली टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर पीरियड, द बेनिफिट लाइकली टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर पीरियड। बात समझिए बच्चों, कहा गया कि कभी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, जो हम लोग एस्टिमेटेड, हम लोग सोचते हैं यार हमको एक्चुअल में इतना अमाउंट रिसीव होना चाहिए, हाँ, एस्टिमेट करके हम लोग बैठे रहते हैं, इस साल मेरा इतना इनकम हो गया, लेकिन फ्यूचर में मिलता कुछ और है, ठीक है ना। तो ये इसकी लिमिटेशन है। मैंने सोचा था यार मेरा जो है मैंने इतने का माल सेल कर दिया, मुझको 10,000 रुपये मिल जाएगा पक्का है, लेकिन फ्यूचर में क्या होता था, वो देवा नहीं करता, कह रहा हम देवा नहीं करेंगे, हम कम देंगे, ज़्यादा देंगे। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है कि जो एक्चुअल बेनिफिट रिसीव हुआ है वो, और जो हम लोग रिसीव करते हैं एक्चुअल में, वो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है ना। हम लोग फ्यूचर में जो मिलता है वो, जो हम लोग, बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं, फिर से देखिए, हम लोगों ने जो एक्चुअल बेनिफिट रिसीव किया है उसमें, अच्छा बेनिफिट जो हम लोग रिसीव कर लेते हैं, बात समझिए, मेरी इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, दोनों की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हम लोग इनकम की अगर बात करें तो इनकम को हम लोग कब रिकॉग्नाइज करते हैं? बताइए, इनकम का मतलब क्या होता है कि मैंने अर्न कर लिया, उसको मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा कि हाँ वो मेरा इनकम है। अब वो मुझको इनकम मैंने मान लिया, हो सकता है मुझको सामने वाला फ्यूचर में जितना मैंने माना उतना दे या ना दे, हो सकता है पूरा दे, हो सकता है कम दे, ठीक है ना। उसी तरीके से एक्सपेंसेस का मतलब कहता है जिसका बेनिफिट ऑलरेडी मैंने रिसीव कर लिया, तो मैंने बेनिफिट रिसीव कर लिया उसका, अब मुझे उसको पेमेंट करना है, तो सामने वाले को जब हम पेमेंट करना होगा तो हो सकता है हम उसको थोड़ा कम दें या ज़्यादा दें, तो मेरे लिए या उसके लिए हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो एस्टिमेशन होता है वो और जो एक्चुअल होता है वो दोनों क्या होता है, डिफरेंस हो सकता है, और ये भी एक लिमिटेशन है किसकी, इस कॉन्सेप्ट की। अच्छा, ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। तो ठीक है बच्चों, आई होप सो ये लेक्चर अब तक समझ में आया, और अब अगले वाले जो लेक्चर में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। एक एक चीज़ आप लोग लिखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो मैं पिक्चर बनाता हूँ वो अपने ध्यान में बिठा लीजिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।